फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको, मांग व मांग के निर्धारक तत्व, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंटों के द्वारा मुझे ये कहा गया कि सर हमें मांग व मांग अनुसूचियों के बारे में और मांग वक्र के बारे में पढ़ाइए, क्योंकि काफ़ी बार हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मांग अनुसूची और मांग वक्र में क्या अंतर है, उसमें क्या हम किस प्रकार से उनके वक्र का निर्माण करें, उसकी परिभाषाएं क्या होगी, उसके बारे में काफ़ी बच्चों ने मेरे पास कमेंट्स किए। तो उसके बाद मैं ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, मांग अनुसूची व उसके प्रकार। अब देखिए, मांग अनुसूची के अंतर्गत सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि मांग का अर्थ क्या है, मांग का अर्थ क्या है, उसी के आधार पर मांग अनुसूची का अर्थ भी या मांग अनुसूची का अर्थ व उसकी प्रकारों के अर्थों के बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो मांग का अर्थ वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है कि जितनी वस्तु की कीमत होगी उसी के अनुसार उस वस्तु की मांग की जाएगी। तो यहाँ मांग वक्र या मांग अनुसूची कह सकते हैं। तो उसके अर्थ के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा देखने को वही चीज परिभाषा मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या होता है कि केवल मात्र इसको हम लोग सारणी में दर्शा रहे हैं। किसमें दर्शा रहे हैं? सारणी में दर्शा रहे हैं, तो ये अनुसूची के रूप में हो जाता है। देखिए, यहाँ जो मैंने परिभाषा लिखी है मांग अनुसूची की, किसी एक निश्चित समय में, देखिए यहाँ पर इस लाइन को लिखना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि निश्चित समय नहीं होता है तो उस मांग के अंतर्गत उसका निर्धारण करना, उसकी मात्राओं का निर्धारण करना, वस्तु की कीमत का निर्धारण करना हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर दे रखा है किसी एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत अन्य बातें समान रहे। अब ये आपके लिए समस्या हो जाती है, सर अन्य बातें क्या क्या है इसमें, और इसका इस मांग से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ लिखा है अन्य बातों में आय, रुचि और फैशन, इसके अलावा स्थानापन्न, पूरक वस्तुएं भी हो सकती है। इन वस्तुओं का भी उस मांग पर प्रभाव पड़ता है। तो आप कहोगे कि कैसे पड़ेगा? देखिए, क्या होता है कि काफी बार वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और कीमतें बढ़ने के साथ साथ उसकी आय भी बढ़ती है। तो कीमतें, तो कहते हैं ना, मांग का प्रभाव क्या है? कीमतें बढ़ना, मांग का घटना। लेकिन यदि कीमतों के साथ साथ उसकी आय भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी तो उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है कि जैसे हमारी आय बढ़ना प्रारंभ हो जाती है तो हम लोग दिन प्रतिदिन की जो वस्तुएं खरीद रहे थे वैसे ही खरीदना प्रारंभ कर देते हैं या फिर अपनी मात्राओं में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आय घट जाती है तो हम उसकी मांग कम कर देते हैं। ये उसकी आय पर निर्भर था। और कीमतों का भी यही सिद्धांत कहता है कि कीमतें बढ़ी, मांग घटी, लेकिन यहाँ कीमतें बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति किलो है, 10 रुपये प्रति किलो है, और उस वक्त आपकी आय 5,000 रुपये थी। कितनी थी? 5,000 रुपये थी। और आप वही वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति किलो हो जाती है और आप 1 किलो ही खरीदते हैं और आपकी आय 10,000 रुपये हो जाती है। तो आपका उस कीमत के बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उसकी एक ही इकाई खरीदना पसंद करोगे, क्योंकि आपकी आय बढ़ गई है। कीमतें बढ़ने के साथ साथ आय भी बढ़ी है तो उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसके विपरीत देखा जाए कि आपकी कीमतें 5,000 रुपये हैं और कीमत 10 रुपये है और एक इकाई उसकी मांग कर रहे हैं, और जैसे ही उसकी कीमत बढ़ जाती है तो आप या तो उसकी मांग करना बंद कर दोगे या फिर उसके अलावा उसकी इकाई में क्या कर दोगे? कमी कर दोगे। तो ये कीमत का प्रभाव कहलाता है। और कुछ परिवर्तन उसकी फैशन है या रुचि पर भी पड़ता है। जैसे बहुत सारी जो फैशन आती हैं, जैसे पैंट में ही ले लीजिए, पैंटों के अंतर्गत या शर्ट के अंदर ले लीजिए, उनमें भी काफ़ी अलग अलग डिज़ाइनों के आधार पर, अलग अलग रुचियों के आधार पर, जैसे बीच में पैंट चली थी रावड़ी राठौड़ वाली, तो वो रावड़ी राठौड़ जैसी पैंटें लोगों ने सिलवाना पसंद कर दिया और वैसे ही मार्केट में रेडीमेड पैंटें बिकना प्रारंभ हो गई थी। तो वो फैशन
पूर्व की जो प्लाज्मा टाइप की वो लूज पैंट आती थी वो पहनते थे लोग, उसकी फैशन चली गई। और चली जाने के पश्चात जैसे ही रावड़ी वाली पैंट आई, उसकी फिटिंग जैसी पैंट आई, तो लोगों ने वो मांगना प्रारंभ कर दिया। तो उसका कीमत पर भी क्या प्रभाव नहीं पड़ पाता है। कीमतें उसमें जैसे प्लाज्मा वाली पैंट होती है उसकी रेटिंग गिर जाती है, तब भी लोग उसको खरीदते नहीं हैं। और जैसे जो जिसकी फैशन चल रही है उसकी कीमतें अधिक होगी, तब भी लोग उसकी मांग अधिक करते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द इसलिए लिखा जाता है कि अन्य बातें सवाल रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है और उसकी मांग मात्रा को भी प्रभावित करती है। हाँ, तो जो वो बात बताई गई है कि आय, रुचि, फैशन है, वो भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, यानी कीमत के साथ साथ ये चीजें भी उसे प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में हम वस्तु की अन्य बातों को क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वस्तु की कीमत में परिवर्तन से जो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा है, यानी क्या होता है कि काफी बार आपने देखा होगा कि हम लोग वस्तु की कीमत के आधार पर मांगते हैं। बाजार में भी कोई भी वस्तु खरीदते हैं या फ्रूट ही खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग केले खरीद रहे हैं, केले यदि 20 रुपए किलो होंगे तो हम लोग उसकी क्वांटिटी 5 किलो मांग लेंगे, और यदि 20 रुपए से 10 रुपए हो जाएंगे तो हम लोग उसकी 10 किलो क्वांटिटी के रूप में मांगेंगे, और यदि 50 रुपए किलो हो जाएंगे तो हम लोग घर पे 1 किलो ही लेके जाएंगे, क्योंकि ये किस पर निर्भर हो गया, वस्तु की कीमत पर निर्भर कर गया। तो इस प्रकार से एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को यदि हम लोग सारणी के रूप में दर्शा रहे हैं, किसके रूप में दर्शा रहे हैं, सारणी के रूप में। हम टेबल बनाते हैं ना इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर कीमत लिख देते हैं प्राइस और यहाँ क्वांटिटी, इस प्रकार की सारणी बना देते हैं प्राइस और क्वांटिटी की। और ये सारणी ही क्या है, मांग अनुसूची कहलाती है। क्या कहलाती है, मांग अनुसूची। अब देखिए मांग अनुसूची को दो प्रकार की होती है। पहली आ रही है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, वक्र। यहाँ मैंने देखिए व्यक्तिगत मांग, फिर अनुसूची ऑब्लिक लिखा है, फिर ऑब्लिक लिखा है वक्र। यहाँ मैं ये तीनों चीजें आपको साथ में समझाऊंगा। आपकी किताबों में ज्यादातर देखा जाए तो ये तीनों चीजें क्या है, अलग से दर्शाई गई हैं। और बाजार मांग अनुसूची और ये वक्र, ये भी जो दोनों हैं, ये भी मैं आपको एक ही साथ समझाऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग का जो कंसेप्ट है पूर्णतः क्लियर हो सके। बाकी किताबों में तो आपको क्या किया गया है, पहले मांग अनुसूची को, पहले मांग को दर्शाया गया, फिर अनुसूची को दर्शा रहे हैं, फिर वक्र को दर्शा रहे हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उसको याद करने में और कंफ्यूजन भी ज्यादा हो जाता है कि पहले वो व्यक्ति मांग के बारे में देखता है, फिर अनुसूची के बारे में देखता है, फिर वक्र के बारे में देखता है। तो ऐसी स्थिति में एक स्टूडेंट को एक ही परिभाषा 3 बार देखने को मिलती है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट पैदा हो जाते हैं। लेकिन मैं ये सारी चीजें हैं वो एक ही परिभाषा के अंतर्गत तो सारी चीजें जोड़ दूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में वो सारा बेस है वो इस एक ही दिमाग में बैठ सके। देखिए एक ही बात में बैठ सके। फिर पहला जो देखा है व्यक्तिगत मांग अनुसूची वक्र, किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उपभोक्ता एक होगा, वस्तु भी एक होगी, लेकिन कीमतें अनेक होगी। उस वस्तु की कभी कीमतें बढ़ती हैं, घटती हैं और स्थिर हो जाती है। तो उन कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा है, वही आपकी व्यक्तिगत मांग कहलाती है। देखिए शॉर्ट याद करना है, एक उपभोक्ता एक वस्तु भिन्न भिन्न कीमतें, शॉर्ट में याद करना हो कि व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं, तो एक उपभोक्ता एक वस्तु भिन्न भिन्न कीमतें पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा ही क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। देखिए ये मांग मात्रा जो आई है उसको यदि हम लोग इस प्रकार की मांग मात्रा को यदि हम लोग किस में दर्शा देते हैं, किस में दर्शा रहे हैं, सारणी में दर्शाते हैं। सारणी में दर्शाते तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो जाती है। और यदि सारणी में दर्शा दें, यानी इस प्रकार से मैंने दर्शाया गया है कि यहाँ पर एक आम की प्रति किलो कीमत दे रखी है, इस कीमत को मैंने किस में दर्शाया है, सारणी के रूप में दर्शाया है। प्रति किलो 25 रुपए जब उसकी कीमत होती है प्रति किलो, तो उस पर 1000 ग्राम यानी 1 किलो मांगी जाती हैं। और यदि उसकी कीमतें बढ़कर 50 हो जाती हैं तो वो 750 ग्राम मांगी जा रही है।
और यदि 75 रुपये हो जाती है तो 500 ग्राम मांगी जा रही है, और 100 रुपये यदि रेट हो जाती है तो 250 ग्राम यानी 250 ग्राम मांगी जाती है। तो ये मांग अनुसूची का एक क्या है, प्रारूप है, आपका मांग अनुसूची का प्रारूप बना रखा है। तो ये देख लीजिए, ये जो की परिभाषा कह रही थी, क्या कह रही थी कि एक उपभोक्ता, यहाँ पर एक ही उपभोक्ता है, उपभोक्ता क्या है, एक ही है, लेकिन वस्तु की कीमत क्या है, भिन्न भिन्न है, 25, 50, 75 और 100। और फिर मांग उन कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा, देखिए 25 पर 1000 ग्राम, 50 पर 750 ग्राम, 75 पर 500 ग्राम, इस प्रकार से अलग अलग मांग मात्राएं मांगी जा रही है। इसी मांग मात्राओं को यदि हम लोग कीमत और मांग मात्राओं को सारणी के रूप में दर्शा रहे हैं तो यह व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। हाँ, व्यक्तिगत मांग अनुसूची का हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत मांग अनुसूची होने के पश्चात जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है उसको ग्राफ के रूप में अगर हम लोग चित्रित करते हैं तो वो आपकी व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। देखिए जो अनुसूची, पहले तो परिभाषा, यानी कहने का मतलब यदि अगर हम लोग उस पुनः परिभाषा पर आते हैं तो किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा व्यक्तिगत मांग कहलाती है। और यदि इसी को हम लोग किसमें सारणी के रूप में दर्शाते हैं, किसके रूप में दर्शाते हैं, तो ये बन जाती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और यदि उसको हम लोग किसमें दर्शा दें, यदि हम लोग उसको ग्राफ के रूप में दर्शा दें तो वह आपकी कहलाती है व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक है। हाँ, तो देखिए अब हम बनाएंगे व्यक्तिगत मांग वक्र। तो यहाँ पर इस अनुसूची के आधार पर हम लोग इस वक्र को बनाएंगे। तो प्रथम देखिए मैंने यही बताया है कि OX पर हमेशा मात्रा को दर्शाया जाता है, OY पर हमेशा वस्तु की कीमत, उपयोगिता, आगम, रेवेन्यू या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉस्ट यानी लागत, इन चीजों को दर्शाया जाएगा। तो इस सारणी के आधार पर हम वक्र का निर्माण करेंगे। इस वक्र के आधार पर देखिए 25 पर कितना, 1000 ग्राम, यानी 25 जब रेट होती है यहाँ पर तो 25 के ऊपर 1000 ग्राम हम लोग उसकी मांग करते हैं। और 50 रुपये जब रेट होती है तो हम लोग 750 ग्राम, 50 रुपये रेट पर 750 ग्राम वस्तु की मांग करते हैं। और 75 रुपये रेट होती है जब उसकी हम लोग मांग करते हैं 500 ग्राम। और जब उसकी रेट 100 रुपये बढ़ जाती है तो उसकी मांग घटकर 250 ग्राम हो जाती है। तो इस प्रकार आपका ये जो रेखा है इस प्रकार बनकर तैयार हो जाती है। तो ये जो वक्र है वो आपका व्यक्तिगत मांग अनुसूची वक्र कहलाएगा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची वक्र कहलाएगा। क्योंकि ये देखिए पुनः उस एक परिभाषा को वापस सुन लीजिए, किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा व्यक्तिगत मांग। और यदि इसे हम लोग सारणी में दर्शा दे तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और यदि इस सारणी को हम किस में दर्शा दें, ग्राफ के रूप में दर्शा ले तो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। हाँ, तो सेकंड था आपका बाजार मांग अनुसूची और वक्र के बारे में। सेकंड जो मांग अनुसूची वक्र का भाग था। अब देखिए इसकी परिभाषा में पहले वाली में और इसमें कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पर क्या है, किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा, यानी यहाँ पर ABC उपभोक्ता हो सकते हैं, उनके द्वारा भिन्न वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्राओं का योग क्या है, मांग मात्राओं का योग बराबर क्या कहलाएगा, बाजार मांग। यानी कहने का मतलब है कि एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं के द्वारा अलग अलग मांग मांगी जाती है। जैसे राम एक 10 रुपए की वस्तु की कीमत पर 2 किलो आम मांगता है और श्याम है वो 5 किलो देता है। तो इस प्रकार राम और श्याम के आमों को जोड़ा जाता है तो कितना, 2 और 5 7 किलो होता है। तो 7 किलो है वो क्या कहलाएगी, बाजार मांग। यानी यहाँ पर क्या है, एक निश्चित समय है और सभी उपभोक्ता ABC, राम, श्याम, घनश्याम, इन उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतें, अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्राओं का जो योग है वही आपकी बाजार मांग कहलाती है। तो वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्राओं का योग बराबर बाजार मांग कहलाता। देखिए
और पूर्व वाली परिभाषा में क्या था कि एक उपभोक्ता एक वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्रा वो वाली परिभाषा थी व्यक्तिगत मांग की। और यहाँ पर क्या है कि सभी उपभोक्ताओं के द्वारा एक वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग मात्राओं का योग बराबर बाजार मांग कहलाता है। वहां एक उपभोक्ता एक वस्तु और कीमतें भिन्न भिन्न अलग अलग भिन्न भिन्न कीमतें हैं तो वो आपकी व्यक्तिगत मांग कहलाती है। यहाँ पर भिन्न भिन्न उपभोक्ता हो जाते हैं, एक वस्तु होती है और कीमतें भी भिन्न भिन्न हैं और उसका योग बराबर क्या कहलाती है आपकी बाजार मांग। यहां तक तो ये था। अब ये तो बाजार मांग की परिभाषा हुई। अब बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा क्या है? यदि बाजार मांग को हम लोग किस में दर्शा दे, सारणी में दर्शा देते हैं तो वह बनकर आ जाती है बाजार मांग अनुसूची। क्या आ जाती है? बाजार मांग अनुसूची। ठीक है। अब सारणी के रूप में दर्शाना किसको? बाजार मांग को सारणी के रूप में दर्शाना बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। और बाजार मांग अनुसूची को हम लोग यदि ग्राफ के रूप में दर्शा देते हैं तो वह आपकी बन जाती है बाजार मांग। जो पहले बताया था वही है, जैसे ये बाजार मांग है और बाजार मांग को हम लोग किसमें दर्शा रहे हैं? सारणी के रूप में, यानी इसमें दर्शा रहे हैं। यानी आम की प्रति इकाई कीमत, ए के द्वारा मांगी जाने वाली आम की मांग मात्रा और बी के द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा, और फिर बाजार मांग, यानी इन दोनों का योग कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो ये आपकी बाजार मांग बन जाती है। तो ये जो इस प्रकार से हम दर्शा रहे हैं बाजार मांग को, तो ये बाजार अनुसूची कहलाती है। और यदि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, बाजार मांग अनुसूची को किस में दर्शा रहे हैं? ग्राफ में दर्शा रहे हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है। अब यहाँ पर आम की प्रति इकाई कीमत दे रखी है और जब बाजार मांग दे रखी है, इसको मैं अब ग्राफ के रूप में दर्शाऊंगा, चित्रित करूंगा। तो देखिए 25 पर कितना दे रखा है? 2100 ग्राम। तो यहाँ पर मैं 25 रुपये पर 2100 ग्राम का डॉट लगा दूंगा। फिर यहाँ पर 50 पर कितना दे रखा है? 1550 ग्राम। 50 पर 1550 ग्राम के ऊपर डॉट लगा दिया जाएगा। और उसके बाद दे रखा है 75 पर 975 ग्राम, ये 75 रुपये दे रखे हैं और इसके 975 ग्राम के ऊपर डॉट लग जाएगा। फिर आपका दे रखा है 25 पर 100 पर 550 ग्राम, तो 100 पर 550 ग्राम है तो यहाँ पर डॉट लग जाएगा। तो इस प्रकार जो ये रेखा बन रही है वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी बाजार मांग। क्या कहलाएगी? बाजार मांग, यानी बाजार मांग हो गई। यानी वही परिभाषा, कहने का मतलब है व्यक्तिगत मांग, एक उपभोक्ता एक वस्तु भिन्न कीमत। क्या हो गई? भिन्न कीमत। यहाँ भिन्न उपभोक्ता या फिर सभी उपभोक्ता क्या हो जाएगा? सभी उपभोक्ता प्लस एक वस्तु और भिन्न कीमत और मात्राओं का योग बराबर बाजार मांग। इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। और आने वाले वीडियो में आपको मैं अगला नया टॉपिक लेके आऊँगा।